नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 फरवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं इस दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले, तो अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप गूगल फॉर्म भरें और इस तरह से आपका 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा और आप एक बार में यूपीएससी को क्रैक कर सकेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांदीपुर भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, पहला कथन। दूसरा, इसका लक्ष्य बाघ के आवास और शिकार के आधार दोनों को संरक्षित करना है। तीसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य जंगली बाघों का इन सीटू संरक्षण था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? एक और दो, या एक और तीन, या दो और तीन, या एक दो तीन तीनों? इसमें आप लोगों को इसका आप लोग उत्तर दें, तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल में जो पकड़ा गया हाथी, जिसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है या केरल की सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह एलिफेंट मृत पाया गया। तो ये तो रही खबर। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो यह 1 अप्रैल 1973 को बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। दोस्तों, 1973-74 की बात की जाए तो 9 बाघ अभ्यारण्य घोषित किए गए थे, जिसमें से बांदीपुर भी था। लेकिन यह जो सेव द टाइगर, यह जो कैंपेन लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, यह कहां पर? जिम कार्बेट में किया गया था। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह इसका जो पूरा वित्त पोषण करता है केंद्र करता है और इसकी देख रेख करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। दोस्तों, इनकी जो है इनको बचाने के लिए, इनको पता करने के लिए सरकार ने 2006 में टाइगर सेंसस स्टार्ट किया था। यानी प्रत्येक 4 वर्ष पे इन बाघों की गणना की जाती है। यानी 2006, 10, 14, 18, 22। तो 2022 में 5वां टाइगर सेंसस जारी किया गया था। वर्तमान में विश्व के 70% से अधिक टाइगर भारत में निवास करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर रिजर्व, यह बांदीपुर दिखा रहा है ना, ये कहाँ है? कर्नाटक में है, केरल की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर अब दे चुके होंगे। इसमें पहला तो सीधे सीधे गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा सही है, अतः उत्तर इसका बी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। डस्टेड अपोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली तितली है। दोस्तों, तितली नाम से याद आ रहा है कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क सुना होगा, यह बेंगलुरु में है, कर्नाटक के। यह तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, डस्टेड अपोलो का वितरण क्षेत्र पश्चिमी घाट में है। केवल एक सही है, या दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। आइए इससे संबंधित हम लोग खबर देखते हैं। देख सकते हैं कितनी सुंदर तितली दिख रही है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहली बार जो है इस डस्टेड अपोलो को देखा गया है। तो यह जो है तितलियों की प्रजाति है। तो डस्टेड अपोलो का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है परनासियस स्टेनोसेमस। यह अत्यंत दुर्लभ ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी ये देख सकते हैं कि ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। यानी लद्दाख से लेकर के पश्चिमी नेपाल और यह हिमाचल प्रदेश के चंबा में देखी गई है। दोस्तों, अपोलो का जो है देखा जाए तो व्यवसायिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण तितली माना जाता है, इसलिए इसकी जो है अवैध शिकार किया जाता है और इसकी ऊंची कीमत मिलती है इस तितली की। तो हिमाचल प्रदेश में 11 अपोलो प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से 5 को अनुसूचित प्रजाति घोषित किया गया है और इस तरह से अधिकांश अपोलो जो प्रजातियां हैं यह लुप्त प्राय हैं, इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को अब मिल चुका होगा। यानी केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, यानी उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत की संस्कृति के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? मार्शल आर्ट का यह एक रूप है, या नृत्य नाटक का एक रूप है, या तमिलनाडु में प्रचलित चित्रकला का एक रूप है, या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित गायन शैली का एक रूप है?
तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित खबर देख लेते हैं कि बिग जंप बाई हरियाणा यूथ। देख रहे हैं कि हरियाणा, जबकि कलारी पट्टू यह दक्षिण भारत की युद्ध कौशल कला है, प्राचीनतम कला है, इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है। तो इस बार जो है यूथ गेम जो जनवरी में आयोजित किए गए थे तमिलनाडु में, जिसमें केरल के बाद दूसरा स्थान हरियाणा 4 पदकों के साथ कलारी पट्टू में दूसरा स्थान अर्जित किया है। तो आप देख सकते हैं कि यह, आप देख रहे हैं ना, 2 खिलाड़ी लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यह कलारी पट्टू जो है, देखा जाए तो यह सबसे पुरानी युद्ध पद्धतियों में से एक है। इसे अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है, यानी सभी युद्ध कलाओं की मां इसे कहा जाता है। यह केरल और तमिलनाडु व कर्नाटक के सटे भागों में, साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदायों के बीच यह बहुत प्रचलित है, लेकिन अब यह हरियाणा में तेजी से प्रचलित हो रही है। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। ए इसका उत्तर होगा, मार्शल आर्ट का यह एक रूप है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी, ग्राम सभा, जिला पंचायत और मनरेगा के अंतर्गत ऐसी समिति है। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित थोड़ा सा खबर देख लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए, द हिंदू में आई हुई है, सेंटर अनरिलेंटिंग, यानी केंद्र का अड़ियल रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वह 21 फरवरी तक 21 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में मजदूरी स्थानांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने इस योजना के तहत वेतन से इनकार करने पर केंद्र के खिलाफ धरने की घोषणा कर दी है। दोस्तों नरेगा, ये पहले नरेगा था, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि 2 फरवरी 2006 से यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से यह स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए कार्ड बनता है। और यह ग्राम सभा में, इसमें जो है इसके अंकेक्षण के लिए, चूंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, तो ऐसे में 2005 में सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा अधिनियम के तहत ये क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है, जो कि मनरेगा अधिनियम की धारा 17 ग्राम सभा को कार्यों के निष्पादन की निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान करने का आदेश देती है। समझ में आई बात? तो इस तरह से मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, मजदूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक विचलन की जांच करना सामाजिक अंकेक्षण के तहत शामिल है। यह महत्वपूर्ण है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कब, यह 10 नवंबर 2023 तक की रिपोर्ट है, इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें उत्तर होगा ग्राम सभा। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर, और यह 2018 में आया हुआ है आप लोगों के यूपीएससी के एग्जाम में। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, यहाँ पर देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही है? 1 और 2, केवल 2, या 1 और 3, या केवल 3? इसका उत्तर आप लोग दें। इससे संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदुओं के कानूनों, साहित्य और धर्म की समझ के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। और 1800 में लॉर्ड वेलेजली, न कि आर्थर वेलेजली, द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें केवल 2 सही होगा, और यह डंकन साहब होंगे, और इसमें जो है लॉर्ड वेलेजली होगा। तो केवल 2 उत्तर, यानी उत्तर इसका बी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के फैक्ट ऑफ द डे में। असम में भैंस लड़ाने की पारंपरिक प्रथा, जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है, कर्नाटक में कंबाला सुना होगा, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है, तो यहाँ पर बुलबुल भी एक सॉन्ग बर्ड होती है, तो जो है बुलबुल को भी यहाँ लड़ाया जाता है। तो ऐसे में पेटा जो है इस पर बैन लगाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास गई, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो असम का जो माघ बिहू त्योहार के दौरान भैंस लड़ाने की पारंपरिक प्रथा रही है, और ये काफी हद तक जल्लीकट्टू प्रथा की तरह है, जिस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक कैसे लगी? तो पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने
इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो इस तरह से यह सदियों पुरानी परंपरा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरह से यह जनवरी में यह जो है माघ बिहू से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। तो माघ बिहू के दौरान असम के विभिन्न हिस्सों में भैंसों की लड़ाई आयोजित की जाती है, जिसमें नौगांव जिले के आहुतगरी सबसे बड़ा जो है यह केंद्र है। दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ बुलबुल भी लड़ाया जाता है। तो बिहू से पहले प्रतिभागी लगभग 2 सप्ताह तक पक्षियों को पालते हैं, इससे पहले कि वो तब तक लड़ते रहें जब तक कि कोई मजबूत ना हो जाए। तो इस तरह से पेटा का कहना है कि यह पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यह गलत है, उल्लंघन हो रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2014 के फैसले को खारिज कर दिया था। जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा था। इसके बाद दिसंबर में असम की कैबिनेट ने यहाँ पर शुरू कर दिया था और इस बार जनवरी में इसे मनाया गया। लेकिन पेटा ने यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाकर के यह अपील दायर कर दी, जिसकी वजह से चूंकि पेटा का यह कहना है कि घायल भैंसों को जो है पीट पीट कर लड़ाया जाता है, बिना खाए पिए उनको नशे में धुत कर दिया जाता है और इस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और जानें कि यह पेटा है क्या। तो पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफॉल्क में स्थित है और विश्व भर में इसके लाखों सदस्य हैं और यह अपने को विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन होने का दावा करता है। दोस्तों हमारे देश से जैसे मेनका गांधी पेटा से जुड़ी हुई हैं, यह अक्सर आए दिन मुद्दों को उठाती हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार में अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके गूगल फॉर्म को आप भरें और गूगल फॉर्म भर करके आप जो है अपनी जानकारी को साझा करें और फिर आपका 1 by 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो होमवर्क यह है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां अवस्थित है। दूसरा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है यह आया भारत में, कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और दोस्तों भारत में पहली बार टाइगर सेंसस किस वर्ष आयोजित किया गया था। इतने प्रश्नों का उत्तर आप लोग दें। इसके साथ साथ एक प्रश्न और है, नरेगा नरेगा किस अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया था, किस वर्ष इसे प्रारंभ किया गया था। इतने प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। और दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे जो है कमेंट करें, प्रश्नों के उत्तर दें और अपने जो है इसमें अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।